दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आया हुआ है और आप सबके दिमाग में सवाल होगा कि क्या ये कंपनी लॉन्ग टर्म रखी जाए, और रखी जाए तो मैं क्या इससे उम्मीद करूं। दोस्तों आपके दिमाग में और भी कई सवाल होंगे, रिटेल कोटा में भरूं कि शेयर होल्डर कोटा में भरूं। चलो दोस्तों, अगर आपके दिमाग में ये सवाल है कि लॉन्ग टर्म में ये मुझे क्या कमाल करके दे सकता है, तो आज का सेशन आपको काम लगेगा। दोस्तों बाकी के जो प्रश्न है, रिटेल कोटा, शेयर होल्डर कोटा, वो छोटे प्रश्न है क्योंकि वो एक हफ्ते के प्रश्न है। कहीं भी भरो, कुछ लगेंगे कुछ नहीं लगेंगे। आखिर आज से 10 साल में मुझे क्या करना है, लगे नहीं लगे बाद में मुझे क्या करना है। दोस्तों मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये रहता है, क्योंकि कई आज तक आईपीओ आए और कई वेल्थ क्रिएटर का आईपीओ आए, 95% तो कोई आईपीओ में हमें शेयर लगे ही नहीं है। हमारा ध्यान ये रहा नहीं कि हमको लगे नहीं, फिर वो ऊपर खुले डबल खुले हम क्या करेंगे। दोस्तों हमारा ध्यान ये रहता है कि अगर ये कंपनी आने वाले 10 साल में मल्टी ईयर रैली हमें कंसिस्टेंट इनकम दे सकती है, तो यस दोस्तों ये हमारे काम की है और हम इस पे ध्यान रखेंगे। सो यस दोस्तों, पोर्टफोलियो में होना चाहिए तो कितना होना चाहिए, क्यों रखे। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप में से कई लोगों के पास ऑटो की कंपनी बजाज ऑटो हो सकती है। हम लोग बरसों से रिकमेंड करते थे। बजाज फाइनेंस हो सकती है, बजाज फिनसर्व हो सकती है, बजाज होल्डिंग हो सकती है। दोस्तों इनमें से कौन सी कंपनियां हैं जिन्होंने आपको लॉस करवाया। दोस्तों ये सारी कंपनियां वो है जिन्होंने मल्टी ईयर रैली की है, मैनेजमेंट स्ट्रांग है, हर एक कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिट दोस्तों देती है। तो एक स्ट्रांग ग्रुप के बैकअप वाली कंपनी का आइए दोस्तों एनालिसिस करें और ये जानने का प्रयास करें 2024 में आज हम बात कर रहे हैं 2035 में ये कंपनी कहां हो सकती है। राइट, मैं वो छोटे प्रश्नों पे नहीं जाऊंगा जो एक हफ्ते के हैं, मैं उन प्रश्नों पे जाऊंगा जो 10 साल के हैं। दोस्तों इसी प्रकार से कंपनियों के लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। यस फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस करेंगे हम बजाज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के बारे में। सो फर्स्ट कंपनीज ओवरव्यू। दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जिसके प्रमोटर हुए दोस्तों बजाज फाइनेंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बजाज फिनसर्व भी। ये कैसे है हम आगे देखेंगे। दोस्तों ये कंपनी ऑफर करती है होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लीज रेंटल डिस्काउंटिंग और डेवलपर फाइनेंस वगैरह वगैरह। दोस्तों सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इनका होगा कि इनको एक बजाज ग्रुप का एक स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज बैकअप है और ऑलरेडी बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी बजाज ग्रुप में दी है, जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस की पेरेंट कंपनी है, जिसने जबरदस्त कमा के दिया है शेयर होल्डर्स को। तो डाउट का दोस्तों कोई सवाल ही यहां पे नहीं होता है। राइट फ्रेंड्स, तो ये कैसे पूरा बजाज ग्रुप होल्ड करती है ये हम देखेंगे। बजाज होल्डिंग सबकी पेरेंट कंपनी है। बजाज होल्डिंग की सब्सिडरी हुई बजाज ऑटो, इसमें बजाज होल्डिंग का 37% स्टेक है। बजाज ऑटो की ही तरह बजाज फिनसर्व भी बजाज होल्डिंग की ही कंपनी हुई 42% स्टेक के साथ, और महाराष्ट्र स्कूटर भी उनकी कंपनी हुई जहां पर पूरा स्टेक बजाज होल्डिंग का है। तो बजाज ऑटो हुई ऑटो बिजनेस फर्म, बजाज फिनसर्व हुई फाइनेंशियल फर्म। अब बजाज फिनसर्व के नीचे सब्सिडरीज है बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस की प्रमोटर कंपनी कौन हुई दोस्तों, बजाज फिनसर्व। राइट, अगर बजाज होल्डिंग है इसका मतलब आपके पास बजाज ऑटो है, बजाज फिनसर्व है, महाराष्ट्र स्कूटर है। पर बजाज फिनसर्व है इसका मतलब है कि आपके पास बजाज फाइनेंस है जो कि फाइनेंस की लीडिंग कंपनी है, बजाज अलियांस जनरल इंश्योरेंस की कंपनी जिसमें 74% स्टेक है, अनलिस्टेड है, बजाज अलियांस लाइफ इंश्योरेंस 74% स्टेक, बजाज फिनसर्व डायरेक्ट लिमिटेड, बजाज फिनसर्व हेल्थ और बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट कंपनी। आप जानती हो दोस्तों पिछले साल म्यूचुअल फंड में भी अब बजाज फिनसर्व आ चुकी है बजाज फिनसर्व एसेट के नाम से, जो कि लिस्टेड नहीं है। राइट, तो अब तक आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि अगर आपके पास बजाज ऑटो है तो बजाज फाइनेंस का बजाज ऑटो से कोई लेना देना नहीं है। पर अगर आपके पास बजाज फाइनेंस है, बजाज लाइफ है, बजाज जनरल है, तो इन सबके बदले अगर बजाज फिनसर्व है तो भी सब कुछ आ गया। राइट, तो बजाज हाउसिंग किधर आती है, बजाज हाउसिंग और बजाज फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये दोनों ही बजाज फाइनेंस की सब्सिडरी है। तो बजाज हाउसिंग की पेरेंट कंपनी कौन हुई दोस्तों, बजाज फाइनेंस लिमिटेड। अभी 100% स्टेक है दोस्तों, लिस्टिंग के बाद ये स्टेक कम हो जाएगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का प्रमोटर कौन हुआ, बजाज फाइनेंस डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं बजाज फिनसर्व और बजाज होल्डिंग भी। पर डायरेक्ट कौन है, बजाज फाइनेंस। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो एज जस्ट वी हैव डिस्कस्ड, प्रमोटर हुए बजाज फाइनेंस लिमिटेड और बजाज फिनसर्व इनडायरेक्ट प्रमोटर। ऑफर क्या लेके आए हैं दोस्तों, बजाज हाउसिंग फाइनेंस में दोनों प्रकार की ऑफर है। एक दोस्तों बजाज हाउसिंग फ्रेश इशू 35-60 करोड़ के लाएगी, यानी कंपनी नए शेयर इशू करेगी जिससे इक्विटी बढ़ेगी और ये 3560 करोड़ बजाज हाउसिंग के पास आएंगे, एक्सपांशन में काम लगेंगे। दूसरा है दोस्तों ऑफर फॉर सेल। प्रमोटर जो है बजाज फाइनेंस वो अपने शेयर यहां पे सेल कर रहा है 3000 करोड़ के। तो बजाज फाइनेंस का उतना स्टेक कम हो जाएगा और ये 3000 करोड़ मिलेंगे बजाज फाइनेंस को।
तो बजाज फाइनेंस को क्या फायदा है? 3000 करोड़ का एक फंड रेज होगा ये आईपीओ से। बजाज हाउसिंग फाइनेंस को क्या फायदा है? 3560 करोड़ उनके पास आएंगे एक्सपांशन के लिए, जहां पे दोस्तों रिजर्वेशन जरूर है, जो डायरेक्ट इनके प्रमोटर है, यानी बजाज फाइनेंस के शेयर होल्डर्स के लिए 500 करोड़ का रिजर्व कोटा है। तो सीधी बात है दोस्तों, अगर आपके पास बजाज फाइनेंस है, आपको रिजर्व कोटा से दोस्तों अप्लाई करना चाहिए। 500 करोड़ बहुत बड़ा कोटा नहीं है, जरूरी नहीं है लगेंगे, पर यस नॉर्मल कोटा से ये अच्छा हुआ, जहां पे आपकी कम से कम एक प्रायोरिटी बनती है। अब दोस्तों ऑफर के बारे में, जैसे मैंने बताया, दोनों प्रकार की ऑफर है, फ्रेश ऑफर एंड ऑफर फॉर सेल। पर्पस क्या हुआ? एक तो फंडिंग होगा जो एडवांस देने में काम आएगा, ग्रोथ होगा इससे, और कैपिटल एडिक्वेसी की जो रिक्वायरमेंट है उसमें भी दोस्तों ये फंड काम लगेगा। अबाउट दी ऑफर दोस्तों, जो 100% ऑफर है उसमें 50% यानी एक बड़ी ऑफर दोस्तों क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए है, यानी 50% उनके लिए है, नॉन इंस्टीट्यूशनल बिडर और रिटेल इंडिविजुअल बिडर के लिए 15 एंड 35% रिस्पेक्टिवली है। दोस्तों ऑफर कितने पे है? तो 66 टू 70 रुपीज पे है, 214 का ये लॉट होगा। अब कई लोग बोलते हैं वाओ खाली 70 रुपीज में दे रहे। दोस्तों प्राइस को ऐसे मत देखो, इक्विटी बहुत बड़ी है इसलिए दाम कम है। आईआरएफसी की भी इक्विटी बहुत बड़ी थी तो दाम कम था, तो वो दाम से लेना देना नहीं कि आपको सस्ता दे रहे कि महंगा दे रहे। इक्विटी बड़ी है, पार्टनर ज्यादा है, तो आपका कम दाम पे आ रहा है, राइट। तो 66 टू 70 की प्राइस है, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप 70 पे अप्लाई करोगे तो 214 का लॉट दोस्तों आप भरोगे। दोस्तों एवरेज एक्वायर्ड प्राइस बजाज फाइनेंस की, जो इनके प्रमोटर है, इन्होंने पिछले 12 महीने में 18 रुपीज पे ये शेयर ऑलरेडी लिया हुआ है। तो दोस्तों प्रमोटर ने 18 पे लिया है, हम आज 70 पे लेंगे, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि 70 खाली वाव ये तो बहुत सस्ता, ऐसा नहीं है। खुद बजाज फाइनेंस ने इसी साल 18 रुपए पे शेयर लिए हुए, क्योंकि 18 रुपए के आसपास ही उसकी बुक वैल्यू होती है। ऑलराइट फ्रेंड्स, अब हम दोस्तों खास फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और रेशियो देख लेते हैं। सो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में सबसे पहले देख लेना चाहिए रेवेन्यू ग्रोथ, धंधा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो स्टेडी ग्रोथ इन लोन बुक। दोस्तों जब भी आप कोई एडवांसेस देने वाली यानी फाइनेंस की कंपनी जो फाइनेंस करती है उनका बिजनेस देखो, तो लोन बुक बढ़ रही है कि नहीं है ये देखना बड़ा जरूरी है, जिससे आपको ग्रोथ ट्रेजेटरी पता चले। सेकंड है दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोस देखने चाहिए, जिससे पता चले जो लोन ये लोग दे रहे प्रॉफिट ला रहे कि नहीं ला रहे। तो हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखेंगे, रिटर्न ऑन एसेट्स देखेंगे और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे। उसके साथ ही दोस्तों हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखना चाहिए। जब दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस एक स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस रखती है लो एनपीए के द्वारा। दोस्तों स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट है इनका, हम कैसे कह सकते हैं ऐसा? दोस्तों आपके सामने डेटा है ईगल्स आई व्यू में, जहां पे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को क्लब किया गया है। तो सबसे पहले हमारी नजर जानी चाहिए इक्विटी शेयर कैपिटल पे। मैंने बताया दोस्तों 70 रुपीज दाम है, तो वो क्यों है इतना कम? क्योंकि इक्विटी आप देख सकते हो बड़ी है, 7820 करोड़ की इक्विटी है, यानी करीबन 8000 करोड़। तो खुद प्रमोटर, कौन है प्रमोटर? बजाज फाइनेंस ने इन्वेस्ट किया हुआ है, 8000 करोड़ दोस्तों उनका है। इसके अलावा की अदर इक्विटी, दोस्तों ये 8000 करोड़ तो चलो एक बार डाला, पर 8000 करोड़ ही इनकी नेटवर्थ है कि ज्यादा है? नेटवर्थ कैसे पता चलती है? अदर इक्विटी को ऐड करके। अदर इक्विटी दोस्तों कंटिन्यूटी में जब कंपनी प्रॉफिट करती है तो अदर इक्विटी में फिगर्स आती है, अगर लॉसेस करती है तो ये नेगेटिव हो जाती है। इस केस में हम देख सकते हैं इक्विटी अगर 8000 करोड़ की है तो 7000 करोड़ तो अदर इक्विटी ऐड हो चुकी है, तो टोटल नेटवर्थ कंपनी की 15000 करोड़ के आसपास है। तो एक अच्छी खासी नेटवर्थ है कंपनी की। दोस्तों टोटल इनकम दोस्तों एनुअल देखिए, टोटल इनकम कंपनी 8000 करोड़ की कर रही है, राइट। 7618 करोड़, तो करीबन 8000 करोड़ की टोटल इनकम यानी रेवेन्यू। प्रॉफिट है दोस्तों 1731 करोड़, करीबन 1700 करोड़ हम कह सकते हैं, जो कंटिन्यू बेस पे बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों धंधे बढ़ रहे हैं, 4000 करोड़ से 8000 करोड़ पहुंचने आए। प्रॉफिट 700 करोड़ से दोस्तों 18 करोड़ होने को आए। सो वी कैन सी कंपनी की अदर इक्विटी बढ़ रही है, कंपनी का धंधा बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो ऑल इज वेल, बढ़िया ग्रोथ कंपनी कर रही है। दोस्तों ईपीएस, मेरे हिस्से की अर्निंग पिछले साल की 2.60 रुपीज थी। दोस्तों 2.60 रुपीज की आपकी पर शेयर इनकम है, तो 2000 तो दाम होगा नहीं ना इनका। बड़ी इक्विटी के कारण ईपीएस छोटा है तो दाम भी छोटा है 70 रुपीज का, राइट। और 18.20 की नेट एसेट वैल्यू है, जिसको हम बुक वैल्यू के करीब की एक फिगर कह सकते हैं। तो 18 रुपए की इनकी बुक वैल्यू, 18 रुपए पे ही बजाज फाइनेंस ने खुद ने शेयर लिए, हम 70 पे ले रहे, मतलब हम 5 गुना ज्यादा दाम पे ले रहे हैं, राइट। बट ऑन व्हाट बेसिस? एक अच्छा ग्रुप, कंटिन्यू ग्रोथ, अच्छा मार्केट शेयर, तो दोस्तों आपको प्रीमियम तो पे करना होगा। दोस्तों टोटल बोरोइंग कंपनी पे 73,000 करोड़ की है। ऑलराइट फ्रेंड्स, बोरोइंग क्यों होती है? क्योंकि फाइनेंस कंपनीज डिपॉजिट भी लेती है और फंड रेज करती है एडवांसेस के लिए, राइट। नाउ मूविंग फर्दर दोस्तों, अब हम देख लेते हैं फटाफट कंपनी की बैलेंस शीट। बैलेंस शीट देखते समय दोस्तों सबसे पहला मेरा ध्यान जाता है दोस्तों इक्विटी पे, जो अभी हमने ऑलरेडी देख ली।
7800 करोड़ की इक्विटी, टोटल इक्विटी 15,000 करोड़ की। तो यस दोस्तों, एक्शन एज यू कैन सी करीबन 15,000 करोड़ दोस्तों बजाज हाउसिंग का खुद का है। इनके अलावा इन्होंने दोस्तों 200 करोड़ की डिपॉजिट ली हुई है दोस्तों, 43,000 करोड़ की बोरोइंग ली हुई है। तो बोरोइंग और इक्विटी ये सब मिलके इन्होंने रुपए का किया क्या दोस्तों, ये इन्होंने एडवांसेस में दिए हुए, आप देख सकते हो यहाँ पे लोन लिखा हुआ है, राइट। करीबन 85,000 करोड़ के इन्होंने एडवांसेस दिए हुए हैं, जो इनको इनकम जनरेट करके देते हैं। तो इनकम इनकी कैसी है दोस्तों, ये है दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जो करीबन 85,000 करोड़ की इन्होंने लोन दी हुई है। इस पे इनको इंटरेस्ट आप देख सकते हो दोस्तों 7,000 करोड़ की पिछले साल आई, जो बढ़ती जा रही है। कंपनी कंटिन्यू बेस पे दोस्तों प्रॉफिट करती जा रही है, जिससे शेयर होल्डर की अर्निंग पर शेयर दोस्तों हर साल बढ़ता जा रहा है। दोस्तों हमें इससे क्या समझना चाहिए, कंपनी इज डेफिनेटली ग्रोइंग। दोस्तों क्वालिटेटिव फैक्टर अगर कंपनी के देखे तो यस दोस्तों, एक स्ट्रॉन्ग बजाज ब्रांड इनके साथ है, जिससे ट्रस्ट फैक्टर इनका बढ़ता है। दोस्तों इनकी बहुत ही डिफाइंड क्रेडिट इवेल्युएशन और रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस है, जिससे लोएस्ट एनपीए अब तक बजाज फाइनेंस रखने में कामयाब हुई। दोस्तों ये लोग हाउसिंग फाइनेंस में लेट आए, पर सेकंड लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ये अब तक बन चुकी है, और फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है दोस्तों हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। ओमनी चैनल प्रेजेंस है, यानी कई अलग अलग प्रकार की चैनल से ये लोग सोर्स करते हैं बिजनेस, राइट। जिससे यस हम कह सकते हैं आने वाले समय में हम ग्रोथ तो देखेंगे। पर ये थे क्वालिटेटिव फैक्टर। क्वांटिटेटिव फैक्टर क्या कहते हैं, तो आपके सामने दोस्तों पहली चीज ईपीएस जो बढ़ता जा रहा है। अब दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया 70 रुपीज का इनका दाम, 2.6 की ईपीएस, तो 27x ज्यादा, 27 गुना आप ज्यादा पैसा दे रहे हो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का एक शेयर लेने के लिए। अब ऑलरेडी दोस्तों अगर कंपनी 20% से ग्रो कर रही है, तो 20% से बढ़ने वाली कंपनी में अगर हम 20-25 गुना पैसा देते हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इतना तो वैल्यूएशन होता है। तो हम नहीं कह सकते बहुत ज्यादा महंगा बजाज फाइनेंस ने दिया है, उन्होंने एवरेज वैल्यू रखी है, राइट फ्रेंड्स। नाउ दिस इज प्राइस टू बुक वैल्यू, 70 का प्राइस, और जैसा हमने बुक वैल्यू बताया 18.2 का है, तो करीबन 4 गुना प्राइस टू बुक वैल्यू हुआ, जो हम ये नहीं कह सकते बहुत ज्यादा महंगा है। कंपनी के ग्रोथ के कारण 20% का ग्रोथ रहता है, तो ये तो कहीं भी नहीं है, राइट। जितने ज्यादा ग्रोथ की कंपनी लोगे उतना ज्यादा दोस्तों हाई वैल्यूएशन पे आपको शेयर मिलेंगे। दोस्तों पीयर ग्रुप में इनके कौन रहेंगे, तो की पीयर होगा एचडीएफसी लिमिटेड। ये सबसे बड़ी कंपनी थी दोस्तों हाउसिंग फाइनेंस की, पर अब ये एचडीएफसी ग्रुप में मर्ज हो चुकी है, तो अब है सबसे बड़ी कंपनी दोस्तों एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, कैनफिन होम जैसी अलग अलग कई कंपनीज है। दोस्तों जब हम हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को ट्रैक करेंगे तो हम क्या क्या की परफॉर्मिंग इंडिकेटर देखेंगे। एक तो लोन बुक का ग्रोथ देखना चाहिए, नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखेंगे, ग्रोथ और नेट एनपीए देखेंगे, रिटर्न ऑन एसेट और रिटर्न ऑन इक्विटी कितना दे पाई। इन चीजों के आधार पे दोस्तों हम तय करेंगे विच इज द बेस्ट कंपनी अमंग ऑल हाउसिंग फाइनेंस। इन कंपनीज को दोस्तों अगर हम लिस्टेड इंडस्ट्री पेयर से कंपेयर करेंगे तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस जैसा हमने बताया दोस्तों 7700 करोड़ का टर्नओवर, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 15% का है, पी जैसा मैंने बताया अभी आपको 27 का है, और प्राइस टू बुक वैल्यू 3.85। आप जब इन्हें पीयर कंपनी से कंपेयर करते हो तो उसमें कुछ कंपनी जैसे एलआईसी, पीएनबी, कैनफिन, इन सबको आप देखेंगे तो ये लोग लो पी पे होंगे, पर उनके कुछ कारण है पीएसयू सेगमेंट की वजह से। इनके ग्रोथ दोस्तों एवरेज होते हैं, जैसे एलआईसी का ग्रोथ बिल्कुल एवरेज है, तो ये 7 के पीबी भी मिलता है, ये बुक वैल्यू पे मिल रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि दिस इज द बेस्ट। इन तीनों में दोस्तों कैनफिन हाउसिंग फाइनेंस अच्छा है, तो देखो वो और महंगे बुक वैल्यू पे मिलता है, उसका पी भी हाई है। दोस्तों नीचे जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है ये ज्यादातर अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में है, और ज्यादा पी और ज्यादा प्राइस टू बुक वैल्यू। दोस्तों सबसे बढ़िया अगर कोई कंपनी हम बताए तो वो है दोस्तों यहाँ पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस, जहां पे सबसे तगड़ा ग्रोथ मिलना है। इसीलिए दोस्तों ये ज्यादा प्राइस टू बुक वैल्यू पे है और ज्यादा पी पे है, राइट। इनके हम चार्ट देखते हैं दोस्तों, तो एलआईसी एक पुरानी लिस्टेड कंपनी है, बरसों इनके हो गए, पिछले 20 सालों में ये 24 गुना हुई है, पर अगर पिछले 10 साल देखें तो खाली 10 गुना, यानी एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट इससे ज्यादा आगे बढ़ा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 2017 से दोस्तों दुनिया भर में फाइनेंस सेक्टर में चैलेंजेस नजर आए। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का भी क्या हुआ इस समय पे आप लोगों को पता होगा। तो ज्यादातर फाइनेंस की कंपनी ये दिक्कत में आई थी 17 के बाद, राइट। एलआईसी ने भी 17 के बाद कभी भी हाई नहीं लगाया, तो इनफैक्ट वो पूरा करेक्शन में है, राइट। तो आप लॉन्ग हिस्ट्री देखोगे आपको लगेगा जबरदस्त ग्रोथ है, पर ये वो टाइम था जब दोस्तों हाउसिंग फाइनेंस में जबरदस्त ग्रोथ था, यहाँ पे आपने स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखा। फाइनेंस में दिक्कत 10 साल से कोई ग्रोथ नहीं है, सो यू कैन सी व्हाट हैपेंड इन एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, राइट। तो फ्रेंड्स अगर हम ये कहते हैं कि एलआईसी ने जबरदस्त कमा के दिया है, तो एलआईसी ने नहीं था, वो हाउसिंग फाइनेंस का ग्रोथ था, जो समय पे सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बढ़िया करती थी, जैसे एचडीएफसी ने जबरदस्त वेल्थ क्रिएट करके दी। नाउ आफ्टर एलआईसी, जैसे उनके कुछ समय बाद पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का जस्ट अभी 5 एक साल पहले इनका आईपीओ आया। अब 2017 के बाद दोस्तों फाइनेंस सेक्टर बुरा था,
तो हमें यहाँ पे बुरा चार्ट दिख रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि पीएनबी बुरी है। इनका आईपीओ अगर और पहले आया होता तो यहाँ पे हमने रैली भी देखी होती, पर 2017 से हमने एलआईसी को करेक्शन में देखा, पीएनबी करेक्शन में है, तो ये 5 साल बाद भी अभी अपने आईपीओ प्राइस पे है, तो लोगों को क्या पैसा मिला? यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला पीएनबी में, राइट? नाउ दिस इज कैन फिन होम फाइनेंस व्हिच इज सिमिलर टू एलआईसी, बरसों पहले से इनका आईपीओ है। 20 साल में दोस्तों इनका 100 गुना दाम हुआ, यानी इन्होंने एलआईसी से ज्यादा ग्रोथ किया है। तो यस फ्रेंड्स, कैनफिन होम फाइनेंस इज बेटर ऑप्शन देन एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। 10 साल में एलआईसी 2 गुना हुई है, 10 गुना हुई है। 5 साल में भी ये डबल हुई है, जबकि ज्यादातर हाउसिंग फाइनेंस करेक्शन में थी। तो कैनफिन हैज परफॉर्म बेटर देन पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस एंड एलआईसी, राइट? नाउ एज यू कैन सी, आवाज हाउसिंग फाइनेंस, दोस्तों ये अफोर्डेबल हाउसिंग में इनका काम है। आप देख सकते हो 2017 के बाद सब में चैलेंज रहा, यहां भी चैलेंज रहे। हालांकि अफोर्डेबल हाउसिंग तो अच्छा ग्रोथ करता है, पर फिर भी शेयर करेक्शन में है। क्यों? क्योंकि चैलेंजिंग सेगमेंट है दोस्तों, राइट? पिछला साल भी पूरा चैलेंज में रहा दोस्तों, इंटरेस्ट रेट हाई होने के कारण। तो अगर पूरे पीयर ग्रुप को मैं क्लब करूं तो सबसे बड़ा एयूएम एलआईसी का है। यू कैन सी 2.9 लाख करोड़ का एयूएम हुआ एलआईसी का। फिर आता है दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस 97,000 करोड़, और कैनफिन 36 एंड पीएनबी सबसे लास्ट। इसीलिए इनकम भी सबसे बड़ी एलआईसी की है, फिर बजाज हाउसिंग, और फिर अलग अलग कंपनी आती है। प्रॉफिटेबिलिटी दोस्तों एलआईसी की सबसे बड़ी, क्योंकि धंधा सबसे बड़ा, एयूएम बड़ा, राइट? सबसे खास चीज दोस्तों जीएनपीए की, आपने जो इतना एयूएम बनाया है लाख करोड़ का, इसमें नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कितनी है जिनकी जो इंटरेस्ट इनकम में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो आप देख सकते हो दोस्तों, सबसे ज्यादा एनपीए एलआईसी होम फाइनेंस की है, 3.5% की। तो 3.3% इज हाई जीएनपी। और सबसे बेहतर अगर किसी का एनपीए है, सबसे बेहतर दोस्तों अगर किसी का एनपीए है तो वो है बजाज हाउसिंग फाइनेंस का। तो ये 4 कंपनी में सीधा ट्रिगर होता है बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे, यस दे आर बेस्ट, राइट फ्रेंड्स? सबसे बढ़िया तो दोस्तों कौन थी? सबसे बढ़िया थी दोस्तों एचडीएफसी, जो लीडिंग थी होम फाइनेंस कंपनीज में, पर अब ये दोस्तों मर्ज हो चुकी है एचडीएफसी बैंक में। यस दोस्तों, ये वो कंपनी है जिसे हम लोग बरसों से होल्ड किया करते थे, राइट? इंडस्ट्री एनालिसिस और दोस्तों कुछ हम आउटलुक देखेंगे। तो हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ में एक क्रुशियल रोल प्ले करता है, जिसे सपोर्ट करती है गवर्नमेंट पॉलिसीज। दोस्तों इस सेगमेंट के ग्रोथ ड्राइवर क्या है, ट्रिगर्स क्या है? दोस्तों अर्बनाइजेशन एक बड़ा ट्रिगर है, फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज लाइक पीएमएवाई और राइजिंग मिडिल क्लास इनकम, ये इनके ग्रोथ ड्राइवर हुए। दोस्तों चैलेंजेस क्या हुए? पॉजिटिव आउटलुक तो अच्छे ही है, पर चैलेंजेस दोस्तों क्या है? इनका सबसे बड़ा खर्चा दोस्तों इंटरेस्ट इनकम पे जाता है, क्योंकि इनको फंड सोर्स करना पड़ता है। अब ये दोस्तों हाई वोलेटिल है इंटरेस्ट रेट, जैसे पिछले 2 सालों में दोस्तों 2.5% से रेट बढ़े, तो जो मेन मनी है वही इनको महंगा मिलेगा, तो इनके भी मार्जिन टूटते हैं दोस्तों। तो चैलेंज है इनके सामने दोस्तों इंटरेस्ट रेट वॉलाटिलिटी और हाई कॉम्पिटिशन। दोस्तों रेपो रेट का डेटा आपके सामने है, जैसे कई समय से दोस्तों आप देख रहे हो दोस्तों रेपो रेट बिल्कुल फ्लैट था, पर 2023 क्वार्टर 1 में जैसे इन्फ्लेशन दोस्तों बढ़ने लगा, हमने देखा इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाए इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करने के लिए। सो इंटरेस्ट रेट कंटिन्यू बढ़े क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। क्वार्टर 4 2024 तक 4% का रेपो रेट 6.5% हो गया था। तो सीधी बात है दोस्तों, बैंक्स और फाइनेंशियल कंपनीज को ऑलरेडी फंड महंगा मिलता, जिससे इनके मार्जिन पे दोस्तों नेगेटिव इफेक्ट पड़ी पिछले पूरे साल। अब क्वार्टर 1 तक ये फ्लैट रहे, पर घटे नहीं है। अब जब रेपो रेट फ्लैट है दोस्तों, ऐसे समय में भी दोस्तों सोर्स ऑफ फंड धीमे धीमे बढ़ता रहे। तो फ्रेंड करंट सिनेरियो इज चैलेंजिंग, पर लॉन्ग टर्म क्या है दोस्तों? आइए दोस्तों लॉन्ग टर्म देखें। इंडिया का अगर पॉपुलेशन ग्रोथ ट्रेजेक्टरी नंबर ऑफ हाउस होल्ड के साथ हम कंपेयर करें तो 1991 में दोस्तों भारत का पॉपुलेशन 89 करोड़ था और 12 करोड़ परिवार यानी कि हाउस होल्ड रहते थे दोस्तों, जो 2001 में 100 करोड़ पार हुआ, 15 करोड़ परिवार थे। आज की तारीख में 142 करोड़ का पॉपुलेशन और 32 करोड़ फैमिलीज है भारत में, जो बढ़ के 2031 तक 152 करोड़ पॉपुलेशन हो जाएगी और 39 करोड़ हाउस होल्ड होंगे। तो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और नंबर ऑफ हाउस होल्ड बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों। जितने नंबर ऑफ हाउस होल्ड बढ़ते हैं उतने ज्यादा मकान की जरूरत पड़ती है दोस्तों। अर्बन पॉपुलाइजेशन हम देखें 1950 में 17% थी दोस्तों, अभी अगर हम देखें तो खाली 36% का पॉपुलेशन अर्बन में रहता है, 64% अभी भी दोस्तों भारत गांव में रहता है। पर यह अर्बनाइजेशन इंडिया के लिए बहुत कम है। आने वाले समय में ये उम्मीद है कि बहुत बड़ा पार्ट भारत का अर्बनाइज होगा और अर्बन में आएंगे तो मकान की जरूरत पड़ेगी। अब अर्बन पॉपुलेशन परसेंटाइल टोटल पॉपुलेशन के साथ कंपेयर कर सकते हो। इंडिया में जैसा हमने बताया दोस्तों 37% अर्बन पॉपुलेशन है। अब जितनी कंट्री अंडर डेवलप्ड होगी उतना कम पॉपुलेशन अर्बन में, जितनी ज्यादा डेवलप उतना ज्यादा अर्बन में। यू कैन सी दोस्तों
आप यूके, यूएस, फ्रांस, मलेशिया, जर्मनी देखो, ये सारे 80% जितने अर्बनाइज्ड हो चुके हैं, यानी ज्यादातर पॉपुलेशन शहरों में रहती है, वहां पे 20% पॉपुलेशन खाली गांव में रहती है। चाइना, जो कि आप 1960 देखो तो इनफैक्ट चाइना में अर्बन इंडिया से कम था, पर आज की तारीख में आप देखो तो 67% पॉपुलेशन चाइना की अर्बनाइज हुई है, जबकि भारत में अभी भी 37% है। क्यों? क्योंकि चाइना ने पिछले 20 सालों में जबरदस्त ग्रो किया। तो पिछले 20 सालों में ही आप देख सकते हो कैसे एक बड़ा जंप 36% से 66% पे आया। यही वो 20 साल है जब चाइनीज की इनकम बढ़ी, अर्बनाइजेशन बढ़ी। राइट फ्रेंड्स, सिमिलर ग्रोथ ट्रेजेक्टरी इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम इंडिया। राइट, तो एक ट्रिगर हमने देखा कि अर्बनाइजेशन होता जा रहा है, दूसरा ट्रिगर दोस्तों इंडियन की इनकम बढ़ रही है। मैं कांस्टेंट प्राइस पे देखूं तो भी आप देख सकते हो हर साल करीबन 7% से इनकम बढ़ रही है, पर एट करंट प्राइस अगर मैं देखता हूं दोस्तों तो पिछले सालों में 9% से हमारी जीडीपी पर कैपिटा बढ़ी है। अपकमिंग दोस्तों 2029 तक ये उम्मीद है कि 9 to 10% से जीडीपी पर कैपिटा बढ़ेगी। तो बढ़ती इनकम दोस्तों आसान कर देती है मकान खरीदने को। जितनी इनकम बढ़ेगी दोस्तों मकान की बिक्री बढ़ेगी। इनकम की दृष्टि से अगर मैं भारत को देखूं तो एस्पिरेशनल इंडिया, अगर मैं 2 लाख से 10 लाख के इनकम की पॉपुलेशन देखूं तो 2012 में दोस्तों 21 करोड़ हाउस होल्ड, 21% यानी एक बड़ा पोर्शन भारत का दोस्तों 2 लाख से कम इनकम में था। आने वाले सालों में दोस्तों ये 2 लाख से कम की पॉपुलेशन डिक्रीज होगी, तो बढ़ेगी कौन सी? दोस्तों अगर मैं 2 लाख से 10 लाख के पॉपुलेशन की संख्या देखूं तो 2012 में इंडिया में खाली 4 करोड़ परिवार थे जिनकी इनकम 2 से 10 लाख थी, हाउस होल्ड इनकम। आज दोस्तों भारत में 10 करोड़ परिवार ऐसे हो चुके हैं जो 2 लाख से 10 लाख कमाते हैं। ये बढ़ के दोस्तों 18 करोड़ हो जाएंगे। तो एक बड़ी संख्या जो एक समय पे दोस्तों 2 लाख से भी कम कमाती थी, 2 से 10 के बीच में आ जाएगी, तो इंडिया एक मिडिल इनकम कंट्री हो जाएगा। और रिच पीपल देखो मैं 10 लाख से ज्यादा कमाने वाले दोस्तों, तो ये तो थे ही नहीं इंडिया में। 2012 में खाली 26 लाख फैमिली ऐसे थे। आज हम देखें तो दोस्तों ये फिगर 1 करोड़ को पहुंचने को आई है। ये बड़ी खुशखबर है कि चलो करोड़ परिवार भारत में है जो 10 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं। ये फिगर बढ़ के दोस्तों 3.5 करोड़ हो जाएगी, जो दोस्तों एक बहुत बड़ा ट्रिगर है आने वाले समय में कंजप्शन के लिए। दोस्तों फाइनेंशियल इंक्लूजन में देखो तो 2014 में दोस्तों खाली 50%, 53% भारतीयों के बैंक अकाउंट थे, जो बड़ा बुरा हाल था दोस्तों। वर्ल्ड एवरेज से हम कई कम थे, पर यहां पे हमने जबरदस्त इंप्रूवमेंट देखा है दोस्तों। 2021 का ये डेटा आपके सामने है। वर्ल्ड 76% और भारतीयों के 78% भारतीयों के बैंक अकाउंट खुल चुके हैं। तो ये 5 सालों में दोस्तों जितने बैंक अकाउंट खुले दुनिया में 50% अकाउंट तो खाली भारत ने अकेले ने खोले हैं। तो बैंकिंग पे जबरदस्त काम पिछले 5-6 साल में हुआ है, ये डेटा हमको बताता है। अब हम नहीं कह सकते कि हम फाइनेंशियल इंक्लूजन में बड़े पीछे हैं, पर दोस्तों अभी तो नए नए बैंकिंग अकाउंट हुए हैं। अभी भी दोस्तों ज्यादातर पॉपुलेशन फॉर्मल सोर्सेज से फाइनेंस नहीं ले रही है। खाली 12% भारतीय है जो फॉर्मल सोर्सेज से फाइनेंस लेते हैं। तो ये फिगर आने वाले समय में बढ़ेगी दोस्तों। आप चाइना देख सकते हो, 30% चाइनीज फॉर्मल सोर्सेज से फाइनेंस ले रहे हैं। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है। अब ये फॉर्मल सोर्सेज का भी दोस्तों डेटा इंक्रीज होगा। राइट फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके सामने प्रधानमंत्री जनधन योजना के अकाउंट की डिटेल है दोस्तों। किस प्रकार से 2015 में जब शुरुआत हुई दोस्तों, कैसे दोस्तों 0.1 बिलियन से 0.5 बिलियन अकाउंट बढ़े, और उनमें जो बैलेंस है ये तो ड्रास्टिकली बढ़ा है दोस्तों। 146 बिलियन से आज 2300 बिलियन तक ये टोटल बैलेंस पीएमजेडीवाई के दोस्तों पहुंच चुके हैं। राइट, हाउस होल्ड सेविंग 8.3% से बढ़ रहा है। 2012 में दोस्तों करीबन 20 लाख करोड़ की भारत में हाउस होल्ड सेविंग होती थी, जो 20 लाख करोड़ से बढ़ के करीबन 50 लाख करोड़ पहुंची है। 8.5% का ग्रोथ है। यानी ये ग्रोथ का फायदा दोस्तों अलग अलग सेविंग रिलेटेड इंडस्ट्री को जरूर हुआ होगा। इसमें ज्यादा जो फाइनेंशियल लिटरेसी है दोस्तों भारत में वो है वेस्टर्न इंडिया में 37%, और फिर आता है दोस्तों नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। सबसे कम फाइनेंशियल लिटरेसी अगर दिखती है तो वो है दोस्तों ईस्टर्न इंडिया में, जहां पे ज्यादा जरूरत है फाइनेंशियल लिटरेसी की। दोस्तों ये बढ़ने से लोगों का इंश्योरेंस में, एएमसीज में, शेयर बाजार में निवेश बढ़ता है, और फॉर्मल सोर्सेज से दोस्तों क्रेडिट बढ़ता है। क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो इसीलिए भारत का दोस्तों बड़ा कम है। आप देख सकते हो जीडीपी जितना ही हमारा क्रेडिट है, जबकि आप दूसरे डेवलप्ड इकोनॉमी देखो जैसे यूएस को देखे, उनका क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो दोस्तों 150% है। यानी अगर भारत की जीडीपी 300 लाख करोड़ की है तो क्रेडिट 450 लाख करोड़ दोस्तों होना चाहिए, जो नहीं है। अभी खाली 300 लाख करोड़ का क्रेडिट है। राइट, चाइना में आप देख सकते हो दोस्तों दुगना क्रेडिट है। तो इतना बड़ा गैप है आने वाले समय में दोस्तों फिलअप करने के लिए।
यहाँ पे बड़ा शेयर है दोस्तों मेट्रोपॉलिटन शहरों का 59%, अर्बन 18% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं दोस्तों क्रेडिट में, पर अर्बन का डेटा बड़ा कम था। पिछले 5 सालों में दोस्तों हमने अर्बन के साइज को बढ़ते हुए देखा है, तो अब अर्बन भी धीमे धीमे दोस्तों मेट्रो के साथ दोस्तों कंट्रीब्यूट करने लगा है, राइट। इस साइज का दोस्तों सबसे ज्यादा फायदा कौन उठाता है? अब जैसे एनबीएफसी होती है, बैंक्स होती है, पर बैंक्स के लिए दोस्तों कैपिटल एडिक्वेसी ज्यादा स्ट्रिक्ट रहता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो दोस्तों इन्हें अच्छा मेंटेन करना पड़ता है। प्रायोरिटी सेक्टर में भी इन्हें दोस्तों 40% अपने एडवांसेस रखने पड़ते हैं, जिससे आप में से कई बार लोगों को लगता है कि बैंक को सस्ता पैसा मिलता है, फिर मार्जिन क्यों बैंक के कम है? इन्हीं कारणों के कारण दोस्तों एनबीएफसी अलग जगह पे फाइनेंस कर सकती है जहां पे रिस्क भी कुछ रहता है, जिससे उनके मार्जिन दोस्तों अच्छे होते हैं, पर वॉलाटिलिटी भी दोस्तों एनबीएफसी में ज्यादा होती है, एनपीएन के ज्यादा भी बढ़ते हैं, राइट। तो आने वाले समय में दोस्तों सिस्टमैटिक क्रेडिट ग्रोथ 13 to 15% से बढ़ेगा, जो मैंने आपको फॉर्मल लेंडिंग बताया। तो 13-15% का ग्रोथ ओवरऑल फाइनेंस में रखना चाहिए। इस फाइनेंस क्षेत्र में रिटेल फाइनेंस खास करके 14-16% से ग्रो करेगा, राइट। तो ओवरऑल फाइनेंस 200 लाख करोड़ का होगा, उसमें रिटेल फाइनेंस अभी 75 लाख करोड़ का है, पर ये रिटेल फाइनेंस मूल फाइनेंस से ज्यादा ग्रोथ करेगा। तो रिटेल फाइनेंस में दोस्तों निवेश हमारा होना चाहिए। इसमें बड़ा पाई कौन सी एसेट के पास है? हाउसिंग फाइनेंस के पास सबसे बड़ा फाइनेंस का पाई है, करीबन 45% हिस्सा हाउसिंग फाइनेंस के पास जाता है। फिर आता है ऑटो लोन, पर्सनल लोन वगैरह वगैरह, जबकि कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, माइक्रो फाइनेंस लोन, गोल्ड लोन, ये सबके पाई छोटे होते हैं। तो जो कंपनीज इनमें काम करती है दोस्तों, उनके हिस्से भी कम इनकम आती है। बड़ी कंपनियां कौन सी होगी? हाउसिंग फाइनेंस की होगी। छोटी कंपनियां कौन सी होगी? जो कंज्यूमर ड्यूरेबल या माइक्रो फाइनेंस लोन में काम करेगी, राइट। तो अगर मैं एनबीएफसी की रिटेल क्रेडिट का ग्रोथ देखूं, तो एनबीएफसी रिटेल क्रेडिट ग्रोथ 14-16% से बढ़ना चाहिए, जो अभी 20 लाख करोड़ का है। अब यही रिटेल बैंक में से भी होता है, तो बैंक में से रिटेल 55 लाख करोड़ का टोटल होता है। आने वाले समय में हम 13-15% का ग्रोथ देखेंगे। तो बैंकिंग रिटेल भी ग्रोथ करेगा, पर उससे थोड़ा बहुत ज्यादा एनबीएफसी में ग्रोथ दिखाई देगा, कम हर्डल्स की वजह से दोस्तों। पर मुझे यह भी देखना है कि सबसे कम जीएनपीए किनका होता है। तो अब हाउसिंग फाइनेंस का देख सकते हो, तो खाली 1.6% का ग्रोस एनपीए है, जो अगर मैं एमएसएमई में देखूं, ऑटो लोन में देखूं, गोल्ड लोन में देखूं, तो ज्यादातर जो सेगमेंट है अफोर्डेबल हाउसिंग हो गए, हाउसिंग लोन में एनपीए दोस्तों कम होती, राइट। तो हाउसिंग सेगमेंट फाइनेंस में हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों ग्रोथ की उम्मीद क्यों कर सकते हैं? ये बहुत ही बढ़िया डेटा है, हालांकि 2011 के सेंसस का है, जब इंडिया में 25 करोड़ परिवार रहते थे। इन 25 करोड़ परिवार में दोस्तों 4% लोग ऐसे थे जो ऐसे मकान में रहते थे जिनमें एक भी रूम नहीं था, यानी जो रूम था वो उनका मेन हॉल हुआ, मुझे एक्सक्लूसिव रूम एक भी नहीं मिला। ऐसे कितने लोग? 4% लोग। दोस्तों 37% लोग ऐसे थे जो वन रूम, जो खाली एक रूम के मकान में दोस्तों रहते थे। 32% लोगों के पास दोस्तों 2 रूम वाला मकान था, यानी अगर आप ये 3 का टोटल करो, 37 + 32 + 4, तो 73% भारतीय ऐसे थे जिनके पास 2 रूम से कम वाला मकान था। तो बहुत बड़ी गैप दोस्तों भारत में मकानों की थी, ये सीधा क्लियर यहाँ पे दिखता है, क्योंकि एवरेज हाउस होल्ड भारत में 6 या 7 लोग रहते हैं। अब 6-7 लोगों के बीच में अगर खाली एक रूम मकान है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि मकान खरीदने के पैसे नहीं थे। तो बिल्कुल क्लियर बात है दोस्तों, इंडिया की लो जीडीपी पर कैपिटा के कारण इंडिया में अफोर्डेबिलिटी नहीं थी, तो लोगों के पास मकान दोस्तों नहीं थे। खाली 13% भारतीय ऐसे थे जिनके पास 4 रूम से ज्यादा का मकान था। तो अगर आप 2011 को सोचो, आज से 13 साल पहले का विचार करो, अगर आप 4 रूम से बड़े मकान में रहते थे, तो आप वो प्रिविलेज व्यक्ति थे जो खाली 13% इंडियन थे। अच्छी बात है, पर नहीं थे। तो यस दोस्तों, बड़े चैलेंजेस के बाद आप आगे आए हो, हम यहां से कह सकते हैं। तो सबसे बड़ी शॉर्टेज दोस्तों कहां पे है? यू कैन सी सब भारत में 10 स्टेट ऐसे हैं जो 80% के करीब अर्बन शॉर्टेज को कंट्रीब्यूट करते हैं। सबसे बड़ी शॉर्टेज दोस्तों उत्तर प्रदेश में दिखती है, करीबन 30 लाख मकान की। महाराष्ट्र 19 लाख, वेस्ट बंगाल 13 लाख, आंध्र प्रदेश 13 लाख, तमिलनाडु 13 लाख, एंड द लिस्ट गोज ऑन। तो सबसे ज्यादा काम मकानों पे दोस्तों इन स्टेट में बनता है। तो एक अंदाजा था दोस्तों कि 2022 तक 10 करोड़ मकानों की दोस्तों करीबन शॉर्टेज थी, रिक्वायरमेंट थी। तो अगर शॉर्टेज है तो इस पे गवर्नमेंट भी एग्रेसिवली काम करेगी कि ये शॉर्टेज को फिल कैसे किया जाए, राइट। पर इनके साथ
अगर हम हाउसिंग फाइनेंस देखते कि भी लोग मोर्टगेज लेके घर कर सकते हैं, तो मोर्टगेज टू जीडीपी रेशियो भारत में बिल्कुल लो है, 9.4%, जो चाइना में 28 है और यूएस में तो 60% है। तो भारत में मोर्टगेज टू जीडीपी रेशियो बड़ा कम इसलिए क्योंकि इनकम ही ऑलरेडी कम है, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग नहीं है वो बड़े इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए। पर हमने अभी देखा कि इंडियन की इनकम 10% से बढ़ती जा रही है। अगर इनकम बढ़ रही है तो ये हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि आपने भी नया मकान लिया हो और मॉर्गेज शुरू किया हो या करोगे। Why? Because now income is increasing, right? As this chart clearly shows, कैसे 2008 से लेके दोस्तों अब तक जीडीपी पर कैपिटा दोस्तों भारत का बढ़ता चला गया। तो जैसे चाइना का जीडीपी पर कैपिटा बढ़ता गया, आज इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा बढ़ता जा रहा है और चाइना का मोर्गेज टू जीडीपी परसेंटेज जो बढ़ा है आज जबरदस्त 28%, दोस्तों भारत भी उसी राह पे अब चल रहा है, राइट। अब इससे एक और इफेक्ट पड़ती है दोस्तों, रियल एस्टेट के जो प्राइसेस बढ़े हैं पिछले सालों में भी, पर वो उतनी तेजी से नहीं बढ़े जितनी तेजी से लोगों की एनुअल इनकम बढ़ी है। अब रियल एस्टेट के प्राइसेस और एनुअल इनकम, अगर एनुअल इनकम ज्यादा तेजी से बढ़ी तो आप देख सकते हो दोस्तों एफोर्डेबिलिटी रेशियो धीमे धीमे इंप्रूव होता जा रहा है। जितना एफोर्डेबल रेशियो सुधरता है उतने मकान के ज्यादा बिकने की दोस्तों उम्मीद होती है दोस्तों, जिसके कारण अगर हम पिछले 5 साल का देखें तो 13% कगार से हाउसिंग फाइनेंस के आउटस्टैंडिंग में दोस्तों ग्रोथ हुआ है। 18 लाख करोड़ का हाउसिंग फाइनेंस का मार्केट 33 लाख करोड़ पहुंचा है और ये 13-15% से बढ़ता जाएगा। तो ओवरऑल हाउसिंग फाइनेंस में तो ग्रोथ दोस्तों हमें तगड़ा मिलना है, पर ये ग्रोथ ज्यादा किधर से मिलेगा दोस्तों, आपके सामने बिल्कुल क्लियर डेटा है और मैं को जहां पे फोकस करने पे और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि दोस्तों आप इस डेटा को ध्यान से देखो। अफोर्डेबल हाउसिंग 5.9% के कगार से बढ़ रहा है, मास मार्केट हाउसिंग 16% से पर सबसे तगड़ा बढ़ रहा है दोस्तों प्राइम हाउसिंग, यानी 50 लाख से बड़ी कीमत के जो मकान है वो 20% से ज्यादा कीमत से अगर ये बढ़ रहे हैं तो इंडिया में ज्यादा ग्रोथ किधर है प्राइम हाउसिंग में दोस्तों। जस्ट रिसेंट मीटिंग में अभी मैं आपको जस्ट याद कराऊं कि हाउसिंग फाइनेंस की ही बात चल रही थी और 25 ईयर ओल्ड साहिल ने ये बताया कि भी बंबई में प्राइम हाउसिंग फाइनेंस में ग्रोथ पीयूष भाई ज्यादा है। देखो बिल्कुल सही बात है उसकी, तो ये ध्यान उसने रखा, हमें भी रखना चाहिए कि यस ज्यादा ग्रोथ किधर है, अफोर्डेबल हाउसिंग की जरूरत है पर प्राइम हाउसिंग में ग्रोथ ज्यादा है, इस बात में दोस्तों कोई दो राय नहीं है, राइट। सो सिमिलर वे में दोस्तों डिसबर्समेंट जो हो रहा है उसे भी मैं देखूं तो सबसे ज्यादा डिसबर्समेंट अभी किधर होने लगा है, 47% डिसबर्समेंट प्राइम हाउसिंग में हो रहा है, सबसे कम डिसबर्समेंट दोस्तों अफोर्डेबल हाउसिंग में हो रहा है, राइट। तो मेरा ध्यान होना चाहिए ऐसी कंपनी में जो प्राइम हाउसिंग पे फोकस करती है, राइट। मुझे प्राइम हाउसिंग पे फोकस करने वाली कंपनी में अफोर्डेबल हाउसिंग से ज्यादा ग्रोथ मिलेगा, दिस डेटा सजेस्ट मी, राइट। इसी में अगर मैं टोटल हाउसिंग फाइनेंस का क्रेडिट देखूं तो सबसे बड़ा दोस्तों एवीएम जाता है महाराष्ट्र के पास दोस्तों। ग्रोथ भी आप इन लोगों का देख सकते हो, देखो शेयर 22% महाराष्ट्र के पास, फिर कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात जैसे स्टेट्स आते हैं, पर ग्रोथ इन सब में दोस्तों ज्यादातर जगह पे आपको अच्छा ही मिलेगा। जीएनपीए दोस्तों खास देखना है तो लोएस्ट जीएनपीए वाले स्टेट भी आपके सामने है दोस्तों, तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान जैसे। हाई जीएनपीए वाले राज्य भी आपके सामने है, तमिलनाडु, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश जैसे, राइट। तो ऐसी कंपनी सिलेक्ट करो जो पान इंडिया में हो, आपकी कंपनी को एक राज्य में हो और वहां पे एनपीए ज्यादा है तो दोस्तों दिक्कत आ सकती है आप, राइट। सो ओवरऑल ट्रेंडिंग हाउसिंग फाइनेंस एवीएम अगर हम की फाइनेंस कंपनी की देखें तो एलआईसी जिसके पास करीबन 1.6 लाख करोड़ का एवीएम था, वो एवीएम दोस्तों 2.4% पहुंच चुका है 11% ग्रोथ के साथ। पर सबसे तगड़ा ग्रोथ अगर मैं देखूं तो वो है दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस के पास। मैं अगर आईसीआईसी होम फाइनेंस भी देखूं तो दोस्तों आईसीआईसी होम फाइनेंस भी अभी 16,000 करोड़ के एवीएम के साथ है, तो तगड़ा सबसे आगे निकला है दोस्तों एलआईसी, पर ग्रोथ बजाज हाउसिंग फाइनेंस का स्ट्रॉन्ग है। कंटेंडर फ्यूचर का मैं देखूं तो वो तो दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस ही दोस्तों बनता है। अगर मैं इनकी इनकी यानी ओवरऑल हाउसिंग फाइनेंस की एसेट क्वालिटी देखूं तो खास मैं यहां पे देखूंगा दोस्तों कि इनके जीएनपीए कैसे है। यू कैन सी फ्रेंड्स 1.4, अभी जीएनपीए 1.6% है, जो और इंप्रूव होके दोस्तों 1.3% जैसे हो जाएंगे। तो हम ये नहीं कह सकते कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे बहुत बड़ा ग्रॉस एनपीए का दोस्तों टेंशन है। अब एकदम क्लियर मैं आपको दोनों के चार्ट बता दूं दोस्तों कि आपको पता चले मुझे इन्वेस्ट कहां करना चाहिए। प्राइम हाउसिंग फाइनेंस का मार्केट 20% के ग्रोथ से पिछले 5 सालों में बढ़ा है, आने वाले 5 साल में 20-23% का ग्रोथ उम्मीद करना चाहिए, जबकि अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस का मार्केट 6% से बढ़ा है, आने वाले 5 साल में मैं 8 to 10% उम्मीद करूंगा,
तो मैं किधर फोकस करूंगा दोस्तों? प्राइम हाउसिंग फाइनेंस पे। प्राइम हाउसिंग फाइनेंस में अगर मैं फोकस करूंगा, मुझे 20% का दोस्तों ग्रोथ मिलेगा। एंड लेट मी टेल यू, बजाज हाउसिंग फाइनेंस जिसकी आज हम बात करें, उनका बड़ा स्टेक प्राइम हाउसिंग पे है, तो 20% उम्मीद क्यों नहीं करेंगे, राइट? तो प्राइम हाउसिंग फाइनेंस में सबसे बड़ा शेयर जो सिटीज का आता है, टॉप सिटीज 10 में देखो तो मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, ये सबके पास बहुत बड़ा पाई है दोस्तों। पर ग्रोथ ओवरऑल चेन्नई को छोड़ के दोस्तों पूरे भारत में जबरदस्त हो रहा है प्राइम हाउसिंग फाइनेंस का, राइट फ्रेंड्स? सो अब हम दोस्तों डायरेक्टली कंपनी देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे सारी कंपनी मैंने दी हुई है, प्राइम हाउसिंग फाइनेंस में काम करने वाली, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में काम करने वाली। यू कैन सी पूरा वर्ग देखो तो एलआईसी सबसे बड़ी, बजाज हाउसिंग दूसरे नंबर पे, पर प्राइम पे फोकस करने वाले में एलआईसी का ग्रोथ बिल्कुल नहीं है, तो अपनी प्रायोरिटी जानी चाहिए ऑब्वियसली दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस में सबसे ज्यादा, इन द टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन द टर्म्स ऑफ एयूएम। फ्रेंड्स, प्रॉफिटेबिलिटी में अगर देखो तो यही डेटा अगर मैं हाउसिंग फाइनेंस नहीं, पूरे पूरे फाइनेंस की कंपनीज का देखो तो सबसे बड़ी फाइनेंस की कंपनी में फिर आती है दोस्तों एलआईसी, बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस जैसी कंपनीज। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का निश मार्केट हाउसिंग फाइनेंस हुआ, तो इनका एवीएम वैसे ओवरऑल फाइनेंस में कम है, पर हाउसिंग में ज्यादा ग्रोथ मिलेगा, तो मेरा प्रायोरिटी इधर होना चाहिए दोस्तों। एसेट क्वालिटी अगर मैं इन कंपनीज की प्राइम मार्केट और अफोर्डेबल कंपनीज की देखूं तो ग्रॉस एनपीए सबसे बढ़िया पूरे वर्ग में बजाज हाउसिंग फाइनेंस के है। सो यस फ्रेंड्स, योर प्रायोरिटी शुड बी बजाज फाइनेंस इवन मोर देन एनी ऑफ द कंपनीज इन दिस लिस्ट। सो इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन हम क्या कर सकते हैं कंसिडरिंग दिस ऑल डेटा? दोस्तों प्रॉस क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज, डाइवर्सिफाइड लोन प्रोडक्ट पर मैं यहाँ पे जरूर कहूंगा दोस्तों कि प्राइम हाउसिंग में फोकस के कारण और ग्रोथ मिलना है। फेवरेबल इंडस्ट्री आउटलुक हुआ। कॉन्स क्या होंगे? तो कंपटीशन तगड़ी है, मैक्रो इकोनॉमिक सेंसिटिविटी काम करती है, इंटरेस्ट रेट एक चैलेंजिंग रोल प्ले करते हैं दोस्तों। क्या रिकमेंड कर सकते हैं? स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है यहाँ पे। यस फ्रेंड्स, अगर मैं निवेश करता हूं, मैं नियर टर्म में आने वाले 5-10 सालों में 20% का ग्रोथ का उम्मीद तो करूंगा, लॉन्ग टर्म में 15% का ग्रोथ तो मुझे और करना चाहिए, साथ में कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी उम्मीद करूंगा। पेरेंट कंपनी सेम बिजनेस में है, फाइनेंस, कितना कंसिस्टेंट प्रॉफिट का दोस्तों उन्होंने हिस्ट्री हमें बताया है, कभी भी कोई कंपनी ने लॉस नहीं किया है। सेम थिंग आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम बजाज हाउसिंग फाइनेंस। दोस्तों फेयर वैल्यू क्या कहती है? मैंने क्लियर चार्ट दिया है। 2022 में इनका एवीएम 50,000 करोड़ का था, धंधा 4,000 करोड़ करते थे, प्रॉफिट 700 करोड़, मार्जिन 18%, ईपीएस 1.5 रुपया, तब इनका फेयर वैल्यू 38 रुपए का था। दोस्तों 2024 में देखे तो यही 50,000 करोड़ 90,000 करोड़ तक पहुंचे एवीएम के रूप में। दोस्तों जितना एवीएम बढ़ेगा उतना धंधा बढ़ेगा। यही धंधा 7600 करोड़ पहुंचा, प्रॉफिट 1700 पहुंचे, मार्जिन 20 to 23 के रेंज में रहते हैं, और फेयर वैल्यू पिछले साल भी इनकी 65 रुपीज थी। अब अगर मैं देखूं इस साल में क्या उम्मीद रखूंगा, तो ये साल बेंचमार्क 1 लाख करोड़ का एवीएम पार हो जाएगा, तो एक बड़ी सिद्धि होगी बजाज हाउसिंग फाइनेंस की। 9,000 करोड़ के ये टर्नओवर पे पहुंचेंगे, 2,000 करोड़ के एक अगेन न्यू लैंडमार्क प्रॉफिट पे पहुंचेंगे, 3 रुपए का ईपीएस में ये साल उम्मीद करता हूं, तो ये साल की मेरी फेयर वैल्यू 75 है। तो आप बोलो 70 पे लेना चाहिए कि नहीं? 70 रुपीज पे लेना चाहिए। आप पिछले साल के ईपीएस से कंपेयर कर रहे हो, और अगर हम ये साल 2025 में है तो ये साल तो फेयर वैल्यू 75 हो रही है, तो ऊपर खुलता है तो भी दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों, लेने चाहिए, इट्स ऑल राइट। दोस्तों 2030 में मैं 2 लाख करोड़ का ईवीएम उम्मीद करूंगा, 18,000 करोड़ का धंधा, 4,000 करोड़ का प्रॉफिट, और 150 रुपए का प्राइस में 2030 में उम्मीद करूंगा। फेयर वैल्यू प्राइस है 300 हो सकता है दाम पर, फेयर वैल्यू 149, 2035 यानी आज से 11 साल बाद ये कंपनी की अर्निंग पर शेयर 12 रुपए की हो सकती है, और फेयर वैल्यू 300 रुपया, तो दोस्तों फेयर वैल्यूएशन होगा इनका। सो यस, आई विल एक्सपेक्ट मल्टी ईयर रैली अलोंग विद कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी। देयर इज नो क्वेश्चन, और देयर शुड बी नो क्वेश्चन मैं रिटेल में भरूं कि भाई मैं शेयर होल्डर कोटा में भरूं, भाई जिधर भरना हो भरो, कुछ ही लगने वाला है, पर ना लगे तो बाद में ले लेना, राइट? फुल 5 स्टार रेटिंग हम इसको देंगे दोस्तों। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, बढ़िया मार्केट शेयर, जबरदस्त ग्रोथ, निश मार्केट, स्ट्रॉन्ग इनका, हाई प्रॉफिटेबिलिटी, एक भी रेट में कैसे इसका कट करूं? डिस्क्लोजर बता दूं दोस्तों, हमने बोला है इसलिए बाय करने का कोई जरूर नहीं है, शांति से डेटा चेक करो। इफ यू थिंक कि यू वांट टू कीप दिस कंपनी, देन यू शुड बाय इवन आफ्टर द आईपीओ, राइट? तो आई होप दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये जो सेशन था ये काम लगेगा डिसीजन मेकिंग में। मुझे बताना जरूर फाइनेंस में और कौन सी कंपनी आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी।